छत एक राज। मेरे पति और उनकी बहन के बीच ऐसा क्या चल रहा था? वो दोनों अपना ज्यादा वक्त टेरेस पे ही बिताते, पर मुझे वहां जाने की सख्त मनाही क्यों? मेरे पति अमित ऑफिस जाने से पहले मेरे पास आए और कहा कि भूल कर भी टेरेस पे कदम मत रखना और मेरी माँ से दूर रहना, उनसे बात मत करना। मेरी शादी को बस 10 दिन ही हुए थे। हर दिन की तरह आज भी ऑफिस जाने से पहले मेरे पति अमित ने वही बात कही थी जो मैं इस घर में आने के बाद से रोज सुनती आई हूँ। हम इंसानों को बचपन से ही कोई बात ना करने के लिए कही जाए, वो भी बिना उसकी वजह बताए, तो हमें उस चीज़ के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। कई सवाल मन में आते हैं। मेरे मन में भी पहले दिन से कई सवाल थे, पर अमित को मेरा सवाल पूछना शायद अच्छा ना लगे, कहीं वो नाराज ना हो जाए। ये सोचकर मैं चुप रहती। आखिर हमारा अरेंज्ड मैरिज हुआ था। उनके स्वभाव और घर वालों के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। जब से शादी होकर ससुराल आई थी, अमित के ऑफिस जाने के बाद मेरी ननद नेहा स्कूल जाती और मैं अपने कमरे में ही रहती। मेरी सास बार बार किसी बहाने मेरे पास आ जाती, पर मैं उनसे बात करना टालती और दूर रहने की कोशिश करती। मुझे डर था कि कहीं अमित को पता चला कि उनकी मना करने के बाद भी मैंने माँ जी से बात की, तो वो मुझसे नाराज ना हो जाए, और मैं किसी भी तरह अमित को नाराज नहीं करना चाहती थी। रोज दोपहर 2 बजे नेहा स्कूल से घर आ जाती और अपना यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही टेरेस पर चली जाती और 1 घंटे भर बाद ही नीचे आती। नेहा के नीचे आते ही माँ जी नेहा को डांटने लगती। मुझे यही लगता कि स्कूल से आते ही नेहा यहाँ वहाँ जाती है, इसलिए माँ जी नेहा से लड़ती होंगी। मुझे इस घर में आए 1 महीना हो गया था। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि माँ जी नेहा को टेरेस पे जाने से रोकना चाहती थी। उन्हें उसका ऊपर जाना पसंद नहीं था। हर रोज अमित ऑफिस से घर में आते ही सीधे नेहा के रूम में जाते और वहां कुछ वक्त बिताने के फौरन बाद टेरेस पे जाते और अपना ज्यादा समय वहीं रहते। ये सब मैं अपने रूम में से ही रोज देखा करती थी। आज शाम में जब अमित मेरे कमरे में आए तो उन्होंने मेरे चेहरे पे गुस्सा देखकर हंसते हुए कहा कि आज गर्मी कुछ ज्यादा है, ऐसा लगता है जैसे शोले भड़क रहे हैं। बस, फिर क्या था? मैंने भी अमित के अच्छे मूड को देखकर पूछ लिया, क्यों वो मुझे माँ जी से बात करने से मना करते हैं और खुद भी मुझे वक्त नहीं देते और अपना सारा वक्त टेरेस पे ही बिताते हैं। वहाँ ऐसा क्या है जो तुम घर आने के बाद भी मुझसे दूर टेरेस पे रहते हो? ये सब सुनते ही अमित के चेहरे के भाव बदल गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं भी डर गई और अमित बिना कुछ कहे घर से बाहर चले गए। डिनर के लिए भी वो घर नहीं लौटे। रात के 11:30 बज गए, पर अमित अब तक घर नहीं लौटे थे। मैं भी मन ही मन अपने आप को कोसने लगी। क्यों मैंने उनसे वो सारे सवाल पूछे? नेहा अपने कमरे में चली गई थी। मुझे बेचैनी सी हो रही थी। तभी माँ जी मेरे कमरे में आई और कहा, तुम्हारी शादी को 1 महीना ही हुआ है और देर रात तक अमित घर से गायब है। उस पर नजर रखो। माँ जी की ये बात सुनकर मेरे मन में न जाने कैसे कैसे सवाल आने लगे। उसी वक्त अमित कमरे में आया। उसे देखते ही माँ जी कमरे से बाहर चली गई। अमित ने गुस्से से मुझसे पूछा कि माँ क्या कह रही थी? मैं पहले ही बहुत परेशान थी और अमित के गुस्से भरे सवाल से मैंने रोते हुए कहा, माँ जी मुझसे आपका ध्यान रखने को कह रही थी। मैंने जानबूझकर अमित से झूठ कहा, क्योंकि पहले ही माँ जी के साथ इनकी नाराज़गी थी और उसकी वजह भी मैं नहीं जानती थी। लेकिन मेरा जवाब सुनकर अमित थोड़ा रिलैक्स हुए और कहने लगे, मैंने छत पर कुछ कबूतर पाले हैं और ये उनके अंडे देने और उबाने का समय है। इसी तरह उनकी प्रजाति बढ़ती है। अगर उन्हें अपने पास किसी अजनबी की आहट महसूस हुई तो वो अंडों को खुद ही फोड़ देते हैं। तुम उन कबूतरों के लिए अजनबी हो, इसलिए मैंने तुम्हें छत पर जाने से मना किया है। ये सुनकर मुझे थोड़ा दिलासा मिला और मैंने कहा, मुझे भी कबूतर अच्छे लगते हैं, मैं भी उनका ख्याल रख सकती हूँ, जैसे नेहा रखती है। ये बात सुनकर अमित ने हंसकर कहा कि मेरा कबूतर नेहा को पहचानता है। मैंने ही नेहा को उनकी रिपोर्टिंग का काम सौंपा है। किसने और कितने अंडे दिए, कितने बच्चे अंडों से बाहर आए, ये सब वो रिकॉर्ड रख कर मुझे रोज़ बताती है। मैंने कहा, ठीक है, पर आप मुझे माँ जी से बात क्यों नहीं करने देते और हमेशा उनसे दूर रहने को क्यों कहते हो?
अमित ने कहा, माँ तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तुमने अक्सर उन्हें गुस्से में और लड़ते हुए देखा ही होगा। मुझे अमित की ये बात कुछ सही लगी और सारे जवाबों से तसल्ली भी मिली। मैंने मन में तय कर लिया था कि अमित और नेहा के घर से बाहर जाते ही मैं माँ जी का ख्याल रखूंगी। उन दोनों की तरह मैं माँ जी से परायों जैसा व्यवहार कैसे करूं? दूसरे दिन अमित और नेहा के जाते ही मैं माँ जी के पास जाकर बैठ गई और उनके बालों में तेल लगाने का पूछा, तो उन्होंने भी जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला दिया। हम दोनों यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, पर माँ जी बार बार मुझे छत की सफाई करने को बोल रही थी। जब मैंने माँ जी से कहा कि अमित ने मुझे छत पर जाने से सख्त मना किया है, तो माँ जी ने कहा, इस वक्त हम दोनों ही तो घर में हैं। न तुम उसे कुछ बताओगी न मैं, तो उसे कैसे पता चलेगा? मुझे लगा अगर मैंने माँ जी को मना किया तो वो नाराज हो जाएंगी। उन्हें लगेगा कि पहली बार बहू को कुछ काम करने को कहा, वो भी उसने किया नहीं। मुझे भी टेरेस पर के कबूतर देखने की बहुत इच्छा थी, पर जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी, नेहा दौड़कर मेरे पीछे आई और मुझे रोकते हुए बोली, आपको अमित भैया ने छत पर जाने से मना किया है ना? अभी भैया को बताती हूँ कि तुम उनकी बात नहीं मानती। मैं तो डर के मारे कांपने लगी। नेहा से हाथ जोड़कर विनती की कि प्लीज अपने भाई से कुछ मत कहो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। पर नेहा ने मेरी एक ना सुनी। अमित को कॉल करके कहने लगी, मैंने आज भाभी को टेरेस पे जाते हुए रोक लिया। अच्छा हुआ आज मेरा स्कूल का हाफ डे था, वरना आज न जाने क्या हो जाता। मैं कैसे भूल गई कि आज हाफ डे था। नेहा ने फोन मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, भैया तुमसे बात करना चाहते हैं। अमित बहुत गुस्से में तेज आवाज में बोल रहे थे, आज तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती मानकर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मुझे अमित से ये उम्मीद नहीं थी। मेरा दिल टूट गया था। मैं अपने कमरे में गई और रोने लगी। शाम होते ही अमित ऑफिस से घर आए और हमेशा की तरह नेहा के कमरे में और फिर टेरेस पर चले गए। जब वो नीचे वापस आए तो मैं नाराज भी थी और डरी हुई भी कि पता नहीं अब अमित मेरे साथ क्या करेंगे। पर जब वो कमरे में आए तो बहुत ही प्यार से उन्होंने कहा, क्या हुआ, ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हो? उनकी बात सुनते ही मैं उठकर उनके पास गई और मैंने कहा, मुझे छत पर नहीं जाना था, वो तो माँ जी मुझे ज़बरदस्ती भेजना चाहती थी। मेरी बात सुनकर अमित ने कहा, इसीलिए मैं तुम्हें मेरी माँ से दूर रहने को कहता हूँ। उन्हें हम दोनों का प्यार से रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई माँ ही अपने बेटे की गृहस्थी कैसे खराब कर सकती है। रात को अचानक मेरी आंख खुली। किसी के बात करने की आवाज़ आ रही थी, पर कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे प्यास भी लग रही थी। मैं पानी पीने जब किचन में गई तब मैंने देखा कि नेहा और माँ जी हॉल में धीरे धीरे कुछ बातें कर रही थी। साफ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, पर यह पक्का था कि कुछ ज़रूरी राज की बात उन दोनों के बीच हो रही थी। सिर्फ लोगों के सामने दोनों माँ बेटी झगड़ा करने का ढोंग करते हैं। इतनी देर रात दोनों क्या प्लान कर रहे थे भगवान जाने। मैं फिर से दबे पांव अपने कमरे में चली गई। अब मुझे ऐसे लगा कि माँ जी ने जानबूझकर नेहा के घर लौटने के समय मुझे ऊपर जाने को कहा होगा। पर फिर ये भी समझ नहीं आ रहा था कि कितने लोग कबूतर पालते हैं, पर अमित की तरह सख्त देख रेख करते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा था। अब मैंने तय कर लिया कि इन तीनों का क्या राज है, मैं ज़रूर पता लगा कर रहूंगी। सुबह अमित रोज की तरह वही बात मुझसे कहकर ऑफिस चले गए और नेहा भी स्कूल चली गई, पर आज मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। माँ जी मुझे पुकारती रही, कभी कहती हाथ पैर दबा दो, कभी कहती बालों में तेल लगा दो। मेरा मन अमित की बातों को मानना चाहता था, पर मेरा दिमाग इस बात को समझ नहीं पा रहा था। मैं अजीब उलझन में थी। मैंने अपने दिमाग से ही इस बात को सुलझाने का निर्णय किया और मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आई। दोपहर 2 बजे नेहा घर पहुंची तो सीधे मेरे कमरे में ही आ गई और कहने लगी, मुझे पता है कि भाभी तुम कल की बात से मुझसे नाराज हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे पास बेड पर बैठकर कहने लगी, मैं बिना बाप की पली हूँ और माँ का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। ऐसे में मेरे भाई ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं बस उसमें चूकना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि अमित भैया मुझसे नाराज हो जाए। बस अब तुम ये गुस्सा छोड़ दो। देखो मैं तुम्हारे लिए स्कूल से आते हुए क्या लाई हूँ। ये कहते हुए वो किचन से 2 प्लेट पानी पूरी ले आई।
पानी पूरी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। नेहा की बातें मुझे सही भी लग रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए नेहा से एक प्लेट ले ली। पानी पूरी खाते हुए नेहा अपने स्कूल के मज़ेदार किस्से सुना रही थी। पानी पूरी खाने के बाद नेहा ने मुझसे प्लेट ली और कहा, भाभी अब मैं छत पर कबूतर देख आती हूँ और फिर मैं अपने रूम में सो जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे भी नींद आने लगी थी और कब मेरी नींद लगी पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा था। शाम हो चुकी थी। मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर मैं उठी और कमरे के दरवाजे तक गई। मैंने अमित और नेहा के साथ एक लेडीज डॉक्टर को टेरेस से नीचे आते हुए देखा। डॉक्टर को देखकर माजी चीख चीख कर अमित से पूछ रही थी, क्या हुआ है, मुझे बताओ, सब ठीक तो है ना? अमित ने हाँ में सर हिला दिया। मैं जल्दी जल्दी अपने बेड पर लेटकर सोने की एक्टिंग करने लगी। अमित डॉक्टर को बाहर छोड़कर रूम में आए और मुझे सोता हुआ देखकर फिर से बाहर चले गए। मुझे खुद पर आश्चर्य हुआ। मैं तो कभी इस समय सोती नहीं थी, फिर आज अचानक ऐसे, वो भी इतनी देर तक कैसे सो गई? वो लेडीज डॉक्टर टेरेस पर क्यों गई होगी? क्या कबूतरों के भी डॉक्टर्स होते हैं? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अब मुझे माँ जी की बातें कुछ समझ आ रही थी, इसीलिए वो मुझे जबरदस्ती टेरेस पर भेज रही थी। शायद माँ जी चाहती थी कि छत का रहस्य मुझे पता चले, जो अमित मुझसे छुपा रहे थे। पर मुझे अमित को गुस्सा दिलाकर उन्हें नाराज करके कोई राज नहीं जानना था। मैं उनसे बहुत प्यार करने लगी थी। मैं कुछ समय यूं ही लेटी रही। फिर जब बाहर जाकर मैंने नेहा से पूछा कि अमित कहाँ है, उसने मेरी ओर आश्चर्य से देखा और कुछ घबराते हुए स्वर में बोली, भाभी इस समय तो भाई अपने ऑफिस में ही होंगे ना। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि नेहा मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब अमित घर आएंगे तो उन्हीं से पूछूंगी। रोज की तरह अमित 6 बजे घर आए। मैंने उनसे पूछा, कहाँ रह गए थे इतना समय? अमित ने भी मेरी ओर देखकर कहा, तुम ये क्या सवाल पूछ रही हो? क्या तुम्हें मेरे घर आने का समय पता नहीं? रोज मैं 6 बजे ही ऑफिस से लौटता हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? मैंने भी बस कह दिया, कुछ नहीं। मुझे सच में छत के रहस्य के बारे में सब कुछ जानना था, पर अमित का गुस्सा और उसके प्रति मेरा प्यार मुझे ये सब करने से रोक रहा था। दिन बीत रहे थे और सब पहले जैसा ही चल रहा था। मेरा शक बढ़ता जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे और कब इस रहस्य से पर्दा उठेगा। एक दिन अमित और नेहा के जाने के बाद मैं अपने कमरे में रोज की तरह बैठी हुई थी कि किसी की जोर जोर से चीखने की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। आवाज़ सुनकर जब मैं बाहर आई तो माँ जी मुझे और मैं उन्हें देखने लगे। ये चीख छत से आ रही थी और हर पल वो चीखें बढ़ती जा रही थी। माँ जी के घुटनों में हमेशा से ही असहनीय दर्द होता था। इसी कारणवश वो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाती थी। पर आज की इस दर्दनाक और भयानक चीखों से वो अपना दर्द भी भूल गई। सीढ़ियाँ चढ़ने की असफल कोशिशें करने लगी। मैं बस असह्य सब कुछ देख रही थी और करती भी क्या। माँ जी के घुटने उनका साथ नहीं दे रहे थे। वो रोकर कहने लगी कि बहू, मैं नहीं जा पाऊंगी, अब तुम्हें ही उसकी जान बचानी होगी। ये कहकर उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए। चीखों की आवाज़ ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। मैं भी बिना कुछ सोचे छत पर दौड़कर पहुंची। वहाँ कहीं भी कबूतरों का पिंजरा नहीं था और ना ही कोई कबूतर थे। सामने बस एक कमरा था जो बाहर से बंद था और वो चीखें उसी कमरे से आ रही थी। मैंने जल्द ही दरवाज़ा खोला, पर वहाँ कोई कबूतर नहीं, एक लड़की अपना पेट पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। मैं दौड़कर उस लड़की के पास गई। मैंने उसको हिम्मत देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं दौड़कर नीचे आई और सब कुछ माँ जी को बताया, पर उन्हें ज़रा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, वो आती ही होंगी, तुम ऊपर उसके पास ही रहो। ये कहकर उन्होंने मुझे फिर से छत पर भेज दिया। मैं भी उस लड़की को हिम्मत और दिलासा दे रही थी। कुछ ही समय में डॉक्टर वहां पहुंच गई। डॉक्टर ने मुझे कमरे के बाहर रुकने के लिए कहा। कुछ 25-30 मिनटों बाद मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी। डॉक्टर ने कहा कि लड़का हुआ है। मैं बच्चे को लेकर नीचे आ ही रही थी कि नेहा घर आ गई। मैंने उसके हाथ में बच्चे को देते हुए कहा कि देखो, तुम्हारे भाई के कबूतर ने लड़के को जन्म दिया है। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अमित को फ़ोन करके घर बुला लिया।
जब अमित घर लौटे तब वो बहुत ही टेंशन में दिखाई दे रहे थे। मैंने उन्हें बच्चे को दिखाते हुए कहा, देखो ये किसकी तरह दिखता है, किस पर गया है ये? अमित ने मेरी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो सीधे टेरेस पर गए। कुछ समय बाद नेहा और अमित उस लड़की को नीचे ले आए। मुझे उस घर में अजनबियों जैसा महसूस हो रहा था। कोई भी मुझे इस राज में शामिल नहीं करना चाहता था। मैं समझ चुकी थी ये लड़की अमित की पत्नी ही होगी, तभी अमित ने मुझसे इसे छुपा कर रखा था। मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। मैं अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। तभी अमित कमरे में आए और पूछने लगे, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने भी कहा, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। अमित ने कहा, पर क्यों? मुझसे क्या गलती हो गई है जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मैंने कहा कि भगवान ने तुम्हें इतना प्यारा बेटा दिया है, तुम्हें और क्या चाहिए? ऑफिस से लौटने के बाद तुम नेहा के पास जाते और फिर टेरेस पर। तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जगह थी ही नहीं। अमित ने गुस्से से मेरे हाथ से बैग छीन कर फेंका और अपने सामने मुझे बिठाकर मुझसे कहने लगा, अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। छत पर रहने वाली लड़की मेरी सगी बहन प्रिया है। जब वो 16 साल की हुई तब पता नहीं किसी लड़के की बातों में फंस गई और उसने उससे शादी कर ली। उसी से वो गर्भवती हो गई। माँ ने मुझे ये बात शुरू में नहीं बताई, पर समय के साथ उसका बढ़ने वाला पेट देखकर मुझे कुछ आशंका हुई। जब मैंने प्रिया से पूछा तब वो रोने लगी और उसने जो मुझे बताया वो सुनकर मैं सुन्न हो गया। मैंने उससे और सवाल पूछे तब वो रोने लगी। उसने मुझे अपने पति का नाम तक नहीं बताया। फिर हम रिश्तेदारों, पड़ोसियों और समाज को क्या बताएंगे? ये किसका बच्चा है? मेरी बेगुनाह बहन और हमारे परिवार की बदनामी के डर से मैंने अपनी बहन को छत पर रहने के लिए कहा। वो भी इस बात से राजी हुई, पर माँ को लगता था कि मैं और नेहा उसे उसकी गुनाह की सजा देने के लिए टेरेस पर कैद करके रखते हैं। माँ को घुटनों के दर्द की वजह से सीढ़ियाँ चढ़ना संभव नहीं था, इसलिए हमेशा प्रिया को नीचे लाने के लिए वो मुझसे और नेहा से लड़ती रहती थी। और अब तुम्हारा सवाल कि ये सब मैंने तुमसे क्यों छुपाया, तुम्हें सब क्यों नहीं बताया मैंने? तुम हमारे परिवार में, इस घर में नई थी। मुझे डर था कि तुम प्रिया और मेरे परिवार के बारे में गलत और गंदी धारणा बनाकर मुझे छोड़ के चली जाओगी। इसीलिए मैं तुमसे ये सब कहने से डर रहा था। पर अब बस, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अमित की बात सुनकर मुझे प्रिया की फिक्र होने लगी। मैंने तुरंत ही हाँ कह दिया। अमित ने कहा, तुम प्रिया से दोस्ती कर लो, क्योंकि शायद तुम्हें प्रिया वो राज बता दे जो उसने ना मुझे बताया है और ना ही नेहा और माँ को। मैंने अमित को वादा किया कि मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूंगी और हमें जल्द ही सब पता चल जाएगा। अब मैं ज़्यादा समय प्रिया के साथ रहती, उसके बेटे को बहुत प्यार से संभालती। एक दिन मैंने कहा, ये बच्चा कितना अभागा है, इसके नसीब में पिता का प्यार नहीं। ये सुनते ही प्रिया रोने लगी। उसने कहा, इस बच्चे के पिता नरेश है। नरेश से मेरा बचपन में ही विवाह तय हो गया था और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसी प्यार के खातिर किसी को बिना बताए हम दोनों ने शादी कर ली। फिर हम मिलने लगे, हमारे बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। उसी दौरान मैं गर्भवती हो गई। जब मैंने नरेश को बताया तो वो बहुत डर गया। वो तभी पढ़ाई कर रहा था। उसके पास कोई नौकरी या कमाई का साधन नहीं था। घर वालों को कैसे और क्या बताते, इसलिए हम दोनों ने किसी को कुछ नहीं बताया। प्रिया के मुंह से नरेश का नाम सुनकर मेरे सर से बोझ हल्का हुआ। मामला बहुत ही सीधा और सरल था। हम सभी की चिंता का समाधान मिल गया था, क्योंकि जो प्रिया के बेटे का पिता था उसी के साथ उसका रिश्ता बचपन से तय था। जब मैंने अमित को सब बताया तो उन्हें भी कुछ राहत हुई। अगले ही दिन अमित ने नरेश के घर जाकर उसके माँ बाप को सारी बातें बताई। नरेश के माँ बाप ने शर्मिंदा होकर अपने बेटे की गलती को मान लिया और अमित से कहा कि कभी न कभी तो तुम्हारी बहन प्रिया को हमें अपनी बहू बनाना ही था, तो आज क्यों नहीं? नरेश के माँ बाप नरेश के साथ हमारे घर आए और प्रिया को अपने पोते संग घर ले गए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.